निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम ने घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप संयम की शुरुआत की है? ऑप्शंस है दिल्ली नगर निगम, मुंबई नगर निगम, पुणे नगर निगम और जयपुर नगर निगम। अब आप बताइए कि किस नगर निगम ने क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए संयम ऐप की शुरुआत की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे नगर निगम ने संयम ऐप की शुरुआत की है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का आधार क्या है। ये देखिए, पीआईबी में प्रकाशित खबर है, घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी कर रहा है पुणे का मोबाइल ऐप संयम। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संयम अगर मोबाइल ऐप की बात आती है तो वो पुणे नगर निगम द्वारा लॉन्च की गई है और यह स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, ये देख सकते हैं हम पहली 2 लाइन पढ़ेंगे, घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर ही रुके हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। चलते अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है और इसको इम्पोर्टेंट नोट करेंगे हम। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अर्थात कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं एवं सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। दूसरा, कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर होती है। अब आपको बताना है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये देखिए, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो जो कैट की बात अगर बारे में बात की जाए तो इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज और जो सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी है। विद्यार्थियों, इस बात को याद रखना कि सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा, जो कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत, याद रखना नॉमिनेट कौन करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और फिर किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा और उसकी अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति होती है। अब यहाँ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क ये है कि अनुशंसा तो क्या कर दिया, इस समिति ने कर दिया, लेकिन फाइनली इनको अगर नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्त कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा के बताओगे कि जो हमारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ और बता देता हूँ कैट के बारे में कि इसके जो कार्य क्षेत्र में है मैं बताता हूँ और कौन कौन शामिल नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये सारे लोग, ये कर्मचारी किसके दायरे में नहीं आते, ये कैट के दायरे में नहीं आते, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कैट की जो स्थापना है वो कब हुई। इसकी स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत इसकी स्थापना की गई है।
देखते हैं प्रश्न का आधार क्या था इस। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित एक खबर है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं का कामकाज 3 मई तक स्थगित रहेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य क्या है, ये काम क्या करता है। ठीक है, बाकी आप लक्ष्मीकांत से अलग से ही चैप्टर दिया गया है, आप इसके बारे में पढ़ लेना वहाँ से। इस बार मुझे लग रहा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहे वर्ल्ड वाइड हेल्थ WWH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका विकास विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। दूसरा, यह लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। अब आप बताइए कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही उत्तर होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, सेकंड करेक्ट। तो पहला रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो विकास है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नहीं किया गया, इसका जो विकास किया है IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। और इसका कार्य क्या होगा? ये लोगों को कोविड-19 के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाला एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। देखते हैं इस प्रश्न के आधार को। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है, IIT बॉम्बे डेवलप्स IT सॉल्यूशन टू हेल्प विद फिजिकल डिस्टेंसिंग। मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखते हुए लोगों की मदद किस प्रकार से किया जाए। तो ये देखिए हेडिंग है पेशेंट एंड हेल्पर्स। द WWH प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड विद एन ऐप। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल या तो किसी ऐप के जरिए किया जा सकता है या फ़ोन के जरिए किया जा सकता है। द यूज़र सिंपली कॉल से डेडिकेटेड नंबर, एक नंबर दे दिया जाता है, उस पर कॉल करता है एंड कैन इनपुट बेसिक डाटा, और उसमें उसको जो अपना बेसिक डाटा है वो उसमें इनपुट करता है। सच है जैसे कि वो अपनी एज बता देगा एज ऑफ द पर्सन इन नीड ऑफ हेल्प एंड whom दे विश टू सॉलिसिट हेल्प फ्रॉम, और वो किससे वो मदद प्राप्त करना चाहते हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें वो उसमें फीड कर देते हैं। दे कैन सप्लाई द फ़ोन नंबर टू, और अगर लोग बाग चाहे तो उसमें अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको क्या मिल जाती है? एक प्राइमरी हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज़ रजिस्टर्ड एज ए टास्क इन द ऐप एंड असाइन टू ए प्राइमरी हेल्पर हु इज़ जूनियर डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल। तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए लोगों को अगर कोई स्वास्थ्य के बारे में कोई क्या चाहिए, सहायता चाहिए, चिकित्सा सहायता चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म WWH उसको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। डेवलप किसके द्वारा किया गया? IIT बॉम्बे द्वारा। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या है, मैटरहॉर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह काकेसस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। दूसरा, यह इटली एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। तीसरा, यह नीच चट्टानों से निर्मित है। अब आपको बताना है कि मैटरहॉर्न के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, दूसरा और तीसरा सही है। तो देखो पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये काकेशस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। आपने नाम सुना होगा, यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, यह आल्प्स में स्थित है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, यह इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और ये नीच चट्टानों से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये मैटरहॉर्न चर्चा में क्यों आया, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये खबर देख सकते हैं। फेमस मैटरहॉर्न माउंटेन इन स्विट्जरलैंड गेट इल्यूमिनेटेड विद इंडियन ट्राई कलर। मतलब जो स्विट्जरलैंड में जो फेमस मैटरहॉर्न माउंटेन है उस पे जो भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया गया है? ताकि लोगों का जो कोविड-19 के प्रति जिस तरह से हम फाइट कर रहे हैं भारतीय लोग, उनका मनोबल बढ़े, एक तरह से उसके लिए ये एक सिंबलाइज किया गया है। इसको देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड हैज़ शोन इट्स फुल सपोर्ट फॉर इंडिया इन करंट चैलेंज टाइम्स
व्हेन बोथ यूरोप एंड इंडिया आर रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। तब ये देखिए आगे, द सॉलिडेरिटी वाज शोन बाय द प्रोजेक्टिंग द नेशनल ट्राई कलर फ्लैग ऑन द इलिस्ट्रियस मैटरहॉर्न माउंटेन इन द स्विस आल्प्स टू ऑफर स्ट्रेंथ टू ऑल द इंडियंस इन कैरिंग ऑन विद देयर फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। मतलब जो भारतीय लोग कोविड-19 के प्रति जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए इसको मैटरहॉर्न पे भारतीय तिरंगा को प्रोजेक्ट किया गया है। तो मैटरहॉर्न इस बार प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट रहेगा, तो याद रखेंगे मैटरहॉर्न के बारे में। ये आल्प्स में है, स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है। और किन चट्टानों से बना हुआ है? ये नीच चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक स्तर पर जनवरी 2018 से मार्च 2020, ध्यान से पढ़ना, जनवरी 2018 से मार्च 2020 के बीच तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल की आपूर्ति और मांग में निरंतर गिरावट दर्ज हुई है। दूसरा, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मैंने कल इस पे आपसे प्रश्न भी पूछा था, WTI क्रूड ऑयल के मूल्य में गिरावट का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, वैश्विक स्तर पर ईंधन तेल के घटते मूल्यों के चलते भारत सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट जो थर्ड है वो करेक्ट है, सेकंड और फर्स्ट ये रॉन्ग है। तो अब देखते हैं पहला कथन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि वैश्विक स्तर पर जनवरी 2018 से मार्च 2020 के बीच तरल ईंधन की आपूर्ति मांग में गिरावट दर्ज हुई है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि जो अक्टूबर 2019 इसके बाद वैश्विक स्तर पर जो लिक्विड ऑयल है उसकी मांग में गिरावट दर्ज हुई है, ना कि जनवरी 2018। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉपर मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ समझ आएगा। अब देखते हैं दूसरा, जो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एक दिन में 300% की क्या हुई है, गिरावट हुई है, -40 बिलियन डॉलर पे आ गया है इसका मूल्य। और इसके मूल्य में गिरावट का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जो WTI है, जो ये इंडिया का जो ऑयल की बास्केट है स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑयल बास्केट है, मतलब जहाँ से हम ऑयल, किस प्रकार का ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, उसमें WTI को हम यूज़ नहीं करते, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल को। ब्रेंट क्रूड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं भारत में, ना कि WTI को। इसलिए सीधा प्रभाव तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन वैश्विक रूप से पूरी अर्थव्यवस्था एक है, तो कहीं ना कहीं जो WTI के मूल्य में जो गिरावट हुई है उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल को, ना कि WTI को। ओके, अब तीसरा देखते हैं। ये क्या है कि वैश्विक स्तर पर ईंधन तेल के घटते मूल्यों के चलते भारत सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, देखो, अगर विश्व स्तर पर ऑयल के जो प्राइस है अगर वो गिरते हैं तो इसके दो प्रभाव होंगे, मतलब दो तरीके से प्रभावित करेगा। पहला, क्योंकि ये ऑयल इससे सस्ता होगा, अगर सस्ता होगा और तो इससे क्या होगा, उपभोग बढ़ सकता है। भाई अगर सरकार सीधा ही जो ये ऑयल के प्राइस में गिरावट होती है, अगर इसको सीधा कंज्यूमर की ओर ट्रांसफ़र कर देती है तो उपभोग सस्ता होगा, इसका जो मतलब मूल्य सस्ता होगा और उपभोग बढ़ेगा, ये ध्यान रखेंगे हम। लेकिन सपोज़ करो कि सरकार क्या करती है, उसको उस जो घटते तेल मूल्यों का जो उसका लाभ है सीधा जनता को नहीं देती और उस पर टैक्स बनाए रखती है, हाई टैक्स लगा के रखती है, तो उससे क्या होगा, ऑयल महंगा होगा और जो सरकार का जो राजस्व है
वो बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर सरकार इस रास्ते को अपनाती है दूसरे वाले को, तो वैश्विक स्तर पर ईंधन तेल के घटते मूल्य के चलते भारत सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर है कि वाई ऑयल प्राइसेस फेल बिलो ज़ीरो, मतलब जीरो से नीचे कैसे आ गए WTI के जो ऑयल प्राइस है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप लोग चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस में से आज के इस आर्टिकल को पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। किस स्तर पे वैश्विक रूप से ऑयल का जो ट्रेड होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत कहाँ से मंगाता है, ये WTI का पूरा मैटर क्या था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके क्या प्रभाव होंगे, वो सारा इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप इसको, आज के इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, एक्सप्लेन में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक ये डायग्राम दिखाया गया है स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2019 से अप्रैल 2020 के बीच में है। तो इसमें जो नीचे वाली लाइन है ये डिमांड है और ऊपर वाली लाइन है सप्लाई। तो देखो, सप्लाई तो क्या हुआ, ज़्यादा घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर ऑयल प्रोडक्शन आप बंद करते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है कि उसको दोबारा से शुरू करना। तो सप्लाई में उतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में गिरावट नहीं कर सकते उसके प्रोडक्शन में। लेकिन हाँ, डिमांड कोविड-19 के चलते देख सकते हैं आप, अक्टूबर 2019 के बाद कितना तेज़ी से ये नीचे ग्राफ आया है। लेकिन अगर जनवरी 2019 से देखें, तब देखो पहले बिल्कुल स्ट्रेट रही, फिर उसके बाद जो सप्लाई बढ़ी, ठीक है, यहाँ थोड़ा डिमांड भी बढ़ी, उसके बाद ये घटनी शुरू हुई है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया था कि जनवरी 2018 से मार्च 2020 के बीच तरल ईंधन की आपूर्ति और मांग में गिरावट दर्ज हुई है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। मैं फिर से कहूँगा, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये आर्टिकल। आगे चलते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना आप। ये प्रश्न क्या है, भूकंपीय स्वाम, अर्थक्वेक स्वाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भूकंपीय स्वाम कम तीव्रता वाले भूकंपों की एक श्रृंखला होती है। दूसरा, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में भूकंपीय स्वाम की घटनाएं देखने को मिली। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंपीय है, ये भूकंपीय, यहाँ पे भूकंपनीय लिखा है, इसको भी करेक्ट करेंगे, भूकंपीय है यहाँ पे, और इसको भी करेक्ट करेंगे, भूकंपीय। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ दोबारा से, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंपीय स्वाम सामान्य घटना है। तब आपको बताना है कि अर्थक्वेक स्वाम के बारे में स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 में से कौन सा सही है। A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस बार पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये अर्थक्वेक स्वाम। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी। तो पहले याद रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि अर्थक्वेक स्वाम क्या होते हैं, तो ये कम तीव्रता वाले भूकंपों की एक श्रृंखला आती है, मतलब बार बार कम इंटेंसिटी वाले आपके भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। और ये किन क्षेत्रों में आते हैं, बेसिकली इनकी जो विशेषता होती है, कोई बड़ा भूकंपीय झटका नहीं आता है, यहाँ पे बड़ा भूकंपीय झटका नहीं आता, छोटे छोटे भूकंप के झटके आते रहते हैं, ठीक है। और वो भी कितने मैग्नीट्यूड से लेके 3 से लेके लगभग 4.5 के मैग्नीट्यूड के ये भूकंप होते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। और किन क्षेत्रों में आते हैं, जो एक्टिव जियोथर्मल, बता दे रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में अगर आए तो एक्टिव जियोथर्मल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आते हैं ये ज़्यादातर। तो दूसरा, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में भूकंपीय स्वाम की घटनाएं देखने को मिली, बिल्कुल देखने को मिली। मैं अभी आपको दिखाऊंगा विद न्यूज़ और विद एविडेंस दिखाऊंगा कि वो खबर कब की थी, ठीक है। उसके बाद, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंपीय स्वाम सामान्य घटना है, बिल्कुल सामान्य घटना है। बहुत सारे भूकंप आए हैं इस तरह के पहले भी, क्योंकि गुजरात में भी आए हैं, सौराष्ट्र में, कोयना में आया, महाराष्ट्र में, और अभी ये पालघर में आया। तो ये एक प्रकार की सामान्य घटना बन चुकी है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बनाया क्यों। ये देखिए, आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि पालघर में लिंचिंग हुई,
और महाराष्ट्र मिनिस्टर मेक्स पब्लिक लिस्ट ऑफ 101 अरेस्टेड। देखो स्टूडेंट, अगर 2-3 दिन पहले याद हुआ हो आपको कि महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है पालघर में, तो देखो पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई और मैंने क्वेश्चन क्या बनाया कि पालघर में भूकंपीय स्वाम, मतलब अर्थक्वेक स्वाम से मैंने इसको कनेक्ट किया। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों कनेक्ट किया। आज से अगर 1 साल पहले की न्यूज़ में जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए 1 साल पुरानी खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर क्या है, एक्सप्लेन में आया था कि वाई पालघर इज़ रिपीटेडली जोल्टेड बाय अर्थक्वेक, कि पालघर में बार बार भूकंपीय झटके क्यों आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ से कनेक्ट किया, और यूपीएससी इस टाइप की चीज़ें ही पूछता है। अभी पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई और पालघर में सेम एग्जैक्ट 1 ईयर बैक में अगर जाए, 1 साल पहले की अगर खबर देखें तो पालघर में अर्थक्वेक स्वाम, भूकंपीय स्वाम चर्चा में रहा है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाके बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा एज मिले एग्ज़ाम में, आपको लगे कि हाँ निर्माण आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपने ऐसा स्टडी की है जिसको आपको डेफिनेटली और रियली आपको बेनिफिट मिला है। तो ये देखिए यहाँ पे पालघर में क्या चर्चा में है, धनु टाउन इन महाराष्ट्र, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के पालघर जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है उसके धनु टाउन में हैज़ बीन हिट बाय सम 30 लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक सिंस नवंबर लास्ट ईयर। मतलब ये बोल रहा है कि बात कर रहा है कि नवंबर 2018 से, और ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ की जो कटिंग मैंने लगाई है ये 1 मार्च 2019 की है। आप जाके इंडियन एक्सप्रेस की साइट को देख सकते हैं। तब इसने बोला है कि नवंबर 2018 से मार्च तक वहाँ पे 30 लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक फील किए जा चुके हैं, लीडिंग टू मोर देन 1000 रेजिडेंट ऑफ 40 विलेजेस मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, तो ऐसे में लगभग 40 गाँव के लोग बाहर आके निकलते हैं इनटू टेंट्स इरेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो वे लोग कहाँ रहे, तो वो टेंट में रहे। उसके बाद ऑन फ्राइडे 2 ईयर ओल्ड गर्ल डाइड आफ्टर फॉलिंग वाइल रशिंग आउटडोर विद हर फैमिली ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो उसके कारण एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई थी वहाँ पे। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि अर्थक्वेक स्वाम, तो बाद में मैं आपको बताता हूँ जो स्टडी की गई, बाद में पता चला कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक स्वाम की घटना हुई है ये छोटे छोटे भूकंपीय झटके होते हैं जिसमें कोई बड़ा झटका नहीं आता, कोई व्यापक जान माल की नुकसान नहीं होता यहाँ पे। तो ये हम ध्यान रखेंगे, पालघर अर्थक्वेक स्वाम, कम तीव्रता के भूकंप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दूसरा, इसका आयोजन वर्ष 1970 से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तीसरा, वैश्विक स्तर पर इसका समन्वय अर्थ डे नेटवर्क, जिसको EDN भी बोला जाता है, EDN द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। अब आप बताइए कि अर्थ डे के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, दूसरा और तीसरा करेक्ट हुआ। पहला रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हर साल ये 24 अप्रैल के दिन नहीं 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है अर्थ डे। तो आज के दिन हमारा अर्थ डे है। तो इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, 1970 से किया जा रहा है। किस लिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को और उसको बढ़ावा देने के लिए। अब वैश्विक स्तर पे जो इसका समन्वय किसके द्वारा किया जाता है, अर्थ डे नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। इस बात को हम याद रखेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 1969 में यूनेस्को का जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस, और कहाँ हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पे एक जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, तब एक पीस एक्टिविस्ट थे, शांति जो कार्यकर्ता थे, उनका नाम था पीस एक्टिविस्ट। इनका नाम था जॉन
मैककनल, जॉन मैककनल ये इनका नाम था। और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था इस कॉन्फ्रेंस में कि क्यों ना हम पृथ्वी के सम्मान के रूप में प्रत्येक साल एक दिवस को बनाएं, कि पृथ्वी के सम्मान के रूप में एक दिवस मनाया जाए और जिसको नाम दिया जाए अर्थ डे। तो अगले ही साल 1970 से 22 अप्रैल के दिन अर्थ डे को मनाया जाने लगा और तब से ये हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। ये देखिए इस एमसीक्यू का आधार क्या है। आज के पीआईबी में प्रकाशित खबर है कि 22 अप्रैल 2020 को विश्व अर्थ दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का संदेश। तो ये विश्व अर्थ डे क्या था ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोविड इंडिया सेवा, जो हाल ही में अत्यधिक चर्चा में है। पहला, देश के नागरिकों से भूखे लोगों को भोजन खिलाने की एक राष्ट्रीय अपील है ये। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में शहीद होने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की एक पहल है। सी है कोविड-19 से जुड़े प्रश्नों का वास्तविक समय आधारित समाधान प्रदान करने की एक पहल। और चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित की गई एक देखभाल किट। अब आप बताइए कोविड इंडिया सेवा का संबंध ए, बी, सी या डी से किससे है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये कोविड-19 से जुड़े प्रश्नों का वास्तविक रियल टाइम बेस्ड एक सॉल्यूशन प्रदान करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कि ये कोविड इंडिया सेवा है क्या। ये देखिए आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है कोविड इंडिया सेवा। अब देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन ट्यूसडे लॉन्च द कोविड इंडिया सेवा। जो हमारे केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उन्होंने कोविड इंडिया सेवा को लॉन्च किया है। क्या है ये? एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लोगों के एक सीधा डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन के एक चैनल को एस्टेब्लिश किया गया है। क्यों किया गया है मैं बताता हूँ। इसके जरिए होगा क्या, थ्रू दिस पीपल कैन पोज क्वेरीज एट कोविड इंडिया सेवा एंड गेट आंसर इन ऑलमोस्ट रियल टाइम। इसमें लोगों की जो भी जिस तरह के प्रश्न है वो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और उनको जितना जल्दी हो सकेगा उनके जवाब मिलेंगे कोविड इंडिया सेवा पोर्टल पे। उसके साथ देखिए द इनिशिएटिव इज़ एम्ड एट अनेबलिंग ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी। तो एक तरह से जो पारदर्शी ई शासन की जो आपूर्ति के लिए इन रियल टाइम में और आंसरिंग सिटीजन्स क्वेरीज स्विफ्टली। तो लोगों के जिस भी तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं ऐसे समय में कोविड-19 को लेके, तब उनके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश की जाएगी कोविड इंडिया सेवा के जरिए। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको ध्यान रखना। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है 22 अप्रैल अभ्यास प्रश्न है। देखते क्या है ये प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रकाश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस पोर्टल का उद्देश्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। दूसरा, यह पोर्टल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विकसित किया गया है। अब आपको बताना है कि प्रकाश पोर्टल के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। और आप अपने जवाब को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा जारी की गई। और आप में से सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।